हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम 23 सितंबर सिर्फ 3 का मैथ्स का पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारा पहली प्रॉब्लम है, इन ए टीम ऑफ 7 मेंबर्स द एवरेज एज ऑफ 6 ऑफ द मेंबर्स इज़ 42। तो 7 मेंबर्स की टीम के अंदर हमें 6 मेंबर्स का एवरेज एज कितना गिवन है, 42। While the age of the 7th member of the team is 36 years more than the average age of all the 7 members taken together। ठीक है, और जो 7th मेंबर है ना उसकी 36 ईयर्स ज़्यादा है किससे, जब हम सातों मेंबर्स का एवरेज लेते हैं। फाइंड द एज ऑफ द 7th मेंबर। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करना हो ना तो हम क्या करते हैं कि जितने भी टोटल मेंबर्स गिवन है उनका एज्यूम एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं कि हमारे पास 7 मेंबर्स हैं, तो 7 मेंबर्स का एवरेज मीन कितना होगा, लेट्स से ए। तो टोटल मेरे पास उनकी टोटल एजेस का सम कितना हुआ, 7 इंटू ए। तो हमारे पास टोटल सम आ गया सातों मेंबर्स का। अब हम क्या करते हैं, जो हमें पार्ट्स के अंदर गिवन है ना उनसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल सम। तो ये होगा 6 मेंबर्स का कितना गिवन है, 42। तो 6 मेंबर्स का टोटल एजेस का सम कितना आ जाएगा, 6 इंटू 42 प्लस, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो 7th मेंबर है ना 36 ज़्यादा है एवरेज से, तो वो हुआ a प्लस 36। तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम इससे क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे होगा, a इधर जाएगा नेगेटिव में होगा, तो 6a इक्वस टू, अब 6 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 1 6 चौको 24 1 25, 252 प्लस 36। तो ये कितना हुआ, 6 2 8 5 3 8 2 288। तो ए की वैल्यू निकालने जाऊंगा यहाँ से मैं, 288/6, ये हुआ 6 चौका 24 और 6 8 48। तो जो 7 मेंबर्स है ना उन सब की एवरेज एज मेरे पास कितनी आ गई, 48। तो ये हुआ 48। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द एज ऑफ द 7th मेंबर। 7th मेंबर की एज पूछ रहा है। तो 7th मेंबर की एज कितनी है, 36 मोर देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द 7 मेंबर्स। ठीक है, तो सातों मेंबर्स की एवरेज एज कितनी है, 48 हमारे पास। तो 7th की कितनी आ जाएगी, 48/48 प्लस 36। तो ये हुआ 8 6 14 7 1 4 4 8 84। तो 84 हमारे पास आंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना हमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवीजन से प्रोसीड करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये हुआ 1.64 अपॉन में 0.04। तो डेसिमल हट जाएगा, 4 से जा रहा है, 4 चौक 16, 4 एकम 4 41, 48 41 इसका आंसर आया। इस डिवीजन को सोल्व कर लेते हैं, ये हुआ, ये डेसिमल हट जाएगा तो 4 संत 28, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 49। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, 0.49 प्लस 0.64 माइनस का कितना है, 41। यस, ये सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस का 41 इधर ले लेते हैं, प्लस ये कितना होगा, 9 और 4 13 रख दिया, सल्फाई 1 6 1 7 4 11 11, ये आ गया। तो 1.13। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आंसर आएगा तो एक से ये चला जाएगा, उसके बाद में कुछ पार्ट डेसिमल का भी जाएगा, तो ये 39 पॉइंट कुछ के लगभग आएगा, और वो भी नेगेटिव के अंदर। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा गिवन है, ऑप्शन बी। तो इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 39.87, वो भी नेगेटिव का। If in a circle a chord of length 14 cm is at a distance of 24 cm from the center, then the length of the radius of the circle is। ठीक है, तो हमें रेडियस निकालनी है। हमें गिवन क्या है, एक कोड गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, लेट्स से सेंटर हमारा ओ है, और जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी ना किसके ऊपर, कोड के ऊपर, वो कितनी गिवन है, 24। तो ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 24। और जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं कोड के ऊपर तो उसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। तो ये कितना होगा, इसका आधा 7, और ये कितना होगा, इसका आधा 7। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हुआ 7, ये हुआ 24, और ये रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है, 7 24 25। तो यहाँ पर 7 गिवन है एक साइड, 24 गिवन है, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, 25।
तो रेडियस हमारी कितनी आ गई यहाँ से 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। हम यहाँ पर पाइथागोरस इक्वेशन भी लगा सकते हैं अगर ट्रिपलेट किसी को याद ना हो तो, बट अगर ट्रिपलेट याद कर लोगे ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इफ़ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 37√3 देन इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल टू। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और गिवन कितनी है साइड 37√3। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर डालूंगा। तो परपेंडिकुलर जब भी हम डालते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तो इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। तो दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी तो ये हमारा ये वाला पार्ट क्या होगा 37√3/2। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको a/2 बोल देता हूँ, इसको a/2। ये हुआ ये हुआ a और ये भी हुआ a। तो ये मेरे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इससे मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वो कैसे होगा, वो होगा p² प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वस टू a²। मैंने पाइथागोरस इक्वेशन लगा दी। तो ये हुआ p² इज इक्वस टू a² माइनस का a²/4। तो ये हुआ 3a²/4। तो यहाँ से मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई √3/2a। इसको हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, अगर याद ना हो तो जल्दी से निकाल भी सकते हैं, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये होगा परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी √3 × 37√3/2। तो 37 × 3/2। तो ये हुआ 7 × 21, 2 3 3 और 2 11/2। तो ये लगभग मेरा कितना आया 55.5 के लगभग आया। ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा करेक्ट होगा। द मंथली प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बाय ए कंपनी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर 2021 इज शोन बाय द फॉलोइंग बार ग्राफ। स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास क्या गिवन है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स गिवन है और जो ये वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स गिवन है और एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ्स गिवन है हमें, और उनका प्रोडक्शन गिवन है हर मंथ के लिए। तो हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर डिक्रीमेंट निकालना है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ द जुलाई। तो जुलाई के प्रोडक्शन से कितना परसेंटेज डिक्रीमेंट हुआ अक्टूबर के प्रोडक्शन के अंदर, ये हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो ये हुआ 5, 4 में से 7 गया, ये हुआ 7, फिर बचा 4 में से 3 गया 1, तो 175 मेरा यहाँ पर क्या है डिफरेंस आया। ठीक है, तो 175 डिफरेंस आया, डिक्रीमेंट हुआ किसके ऊपर, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है 550 के, मतलब जुलाई के रेस्पेक्ट में इंटू 100। 1 0 से 1 0 गई। अब ये मेरा 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, ये हुआ 0, अगेन 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15 को 5 से सलपाई 1, 2 और 1 3, तो 350। अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं। तो ये हुआ 11 × 33, 2 0, 11 एकम 11, तो 31 पॉइंट कुछ के समथिंग मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। इफ tan इक्वल्स टू 1/√10 a इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ sin a प्लस कोसेक a। ठीक है, तो tan a की वैल्यू हमारे पास गिवन है। tan a की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है 1, और जो बेस हमारे पास √10, और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल a। ठीक है, अब इससे मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ। हाइपोटेनस कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये होगा √11। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूँगा 1 आएगा, इसका आएगा 10 आएगा, 10 + 1 11 का उसका अंडर रूट कर दूंगा तो √11 मेरा हाइपोटेनस आंसर आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा 1/√11 प्लस कोसेक की वैल्यू क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है, तो ये होगा √11/1। तो सिंपली एलसीएम लूँगा इसका, तो ये आएगा √11, तो 1 + 11 12/√11 मेरा क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
लेट 3t माइनस 1/3t इक्वल्स टू 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज़ द वैल्यू इक्वल टू 12। तो हमें ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में फाइंड आउट करना है कि किसकी वैल्यू 12 के इक्वल होगी। तो इसके अंदर मैं देखूंगा 90² प्लस 1/90² सब के अंदर कॉमन है, तो मैं इससे 90² प्लस 1/90 का स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, इसमें पुट कर देंगे और डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे कि किसकी वैल्यू 12 के इक्वल होगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है 1 - 1/a = x है, तो इससे a² प्लस 1/a² हम फाइंड आउट करते हैं, वो होगा x² प्लस का 2। ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी गिवन है, 3t। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 3t गिवन है, तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 90² प्लस का 1/90² इक्वस टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस का 2 11। तो ये हमारे पास 11 वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू 90² प्लस 1/90²। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हुआ 11 माइनस का 2 9, तो आंसर नहीं होगा। ये हुआ 11 प्लस का 2 13, ये आंसर नहीं होगा। ये हुआ 11 प्लस का 1 12, ये 12 के इक्वल आ रहा है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये है 11 के इक्वल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वूज लेंथ इज 52 मीटर एंड ब्रेथ इज 9 मीटर। तो सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो 9 दूनी 18, 1 9 5 45 1 46, तो 468 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाता है। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स वाइल इट टेक्स 11 आवर्स टू कवर द सेम अप स्ट्रीम डिस्टेंस, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट। तो लेट से मैं बोट की स्पीड को कितना मान लेता हूँ b और स्ट्रीम की स्पीड को कितना मान लेता हूँ s। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 55 किलोमीटर कहाँ जाने में, डाउन स्ट्रीम में जाने में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो स्ट्रीम होती है ना बोट की हेल्प करती है, तो उस केस में क्या होता है स्पीड b प्लस s हो जाता है। और कितने टाइम के अंदर जा रहा है, 5 आवर्स के अंदर, तो 5 आवर्स के अंदर। तो ये हुआ b प्लस s की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 11। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। दूसरा क्या बोल रहा है, सेम डिस्टेंस को मतलब 55 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर अप स्ट्रीम के अंदर मैं ट्रेवल करूं, ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या होगा कि बोट मेरी स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगी, तो उस केस में जो रिलेटिव डिस्टेंस स्पीड होगी ना मेरी b माइनस s होगा। ठीक है, तो टाइम कितना ले रहा है 11, तो यहाँ से b माइनस s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 इधर जाएगा तो डिवाइड में तो 5 आ जाएगा मेरा। तो इक्वेशन सेकंड ये होगी। अब यहाँ से मैं बोट की स्पीड निकालूंगा ना, तो सिंपली क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 11 प्लस 5/2, तो ये हुआ 16/2, 8 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 62। तो 12 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 62, बचे कितने, दैट ऑफ द रिमेनिंग इज 60। तो बचे कितने हैं मेरे पास 18 30 में से। ठीक है, उनका एवरेज कितना है मेरा 60। तो हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है क्लास का। तो मैं क्या करता हूँ, जो स्ट्रेंथ है ना स्टूडेंट्स की उनका रेशियो ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा जो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो ये होगा 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 18। अब लेट से 2 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 62 और 3 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 60। ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज कितना आएगा मेरा 62 इंटू 2 प्लस का 60 इंटू 3 अपॉन में 2 + 3, तो ये हुआ 124 प्लस 180 अपॉन में 5, तो 4 8 और 10 सलपाई 1 3, तो 304/5, तो ये हुआ 5 31 0 5 48 60.8 मेरा क्या हुआ ओवरऑल एवरेज आ गया। ठीक है, तो ये हुआ 60.8, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 and 30 आवर्स। ठीक है, तो एक पाइप है ए, एक पाइप है बी, ये कितने टाइम में फिल करता है 20 आवर्स के अंदर, ये 30 आवर्स के अंदर। तो एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 60, तो इसका है 3, इसका है 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी की कितनी आ गई 2।
अब बोल क्या रहा है, बोथ पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल ए लीक डेवलप्ड थ्रू विच 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइज बाय द बोथ द पाइप्स गोज आउट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ठीक है, तो बोल क्या रहा है यहाँ पर कि दोनों पाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कब तक चलते हैं, जब तक 1/3 फुल ना हो जाए। तो 60 का 1/3 कितना होगा, 60 का 1/3 होगा मेरा 20। तो ये जो 20 क्वांटिटी है ना, कितने टाइम में फिल करेंगे, तो T1 होगा वो। तो किस एफिशिएंसी से कर रहे हैं, टोटल पूरी एफिशिएंसी से कर रहे हैं, वो होगा 3 + 2 5। तो 4 आवर्स के अंदर वो क्या करेंगे, 1/3 उसका फिल कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, T2 की बारी आती है, उसके बाद में बचा कितना, 40। इसके अंदर बोल रहा है कि एक लीक डेवलप हो जाती है, तो उससे क्या होता है, 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइज बाय बोथ पाइप्स गोज आउट। मतलब 3 + 2 5 यूनिट फिल कर रहे हैं ना, उसमें से 1/4 तो मेरा बाहर जा रहा है। ठीक है, मतलब लीकेज के कारण बाहर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो बचा कितना टोटल, 3/4। तो 3/4 मतलब अब कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे वो, 15/4 एफिशिएंसी से काम करेंगे। क्यों, क्योंकि जो लीक डेवलप हुई है ना, उससे 1/4 दोनों की एफिशिएंसी का बाहर जा रहा है। ठीक है, तो 40 क्वांटिटी को 15/4 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो ये लगेगा 40 × 4 में 15, 5 से जा रहा है, 5 × 15, 5 × 8 40। तो ये हुआ 8 × 32/3। जो T2 मतलब जो 2/3 बचा था ना, 40 यूनिट रिमेनिंग बचा था, उसको टाइम कितना लगेगा, 32/3। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल टाइम कितना लगा उनको। तो 4 घंटे तो T1 का लगा, T1 + T2 होगा, 4 घंटे T1 का लगा। और इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो 10 टाइम जा रहा है, 10 सही 2/3। तो ये हुआ 14 सही 2/3 मेरा आंसर होगा। इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 14 सही 2/3। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A and B 3 years ago was 5:7। तो 3 साल पहले A and B के एजेस के रेशियो कितना है, 5/7। ठीक है, तो लेट से A का एज है A और B का है B। तो 3 साल पहले A-3 B-3 कितना होगा, 5/7। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी मेरे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों को, 7A - का 21 = 5B - का 15। तो यहाँ से 7A = 5B + का 6, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 13 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 13 साल बाद में। तो क्या होगी, A + 13 और B + 13 कितना गिवन है, 9:11। तो यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आएगा मेरा 13 नहीं 11 आएगा। तो ये आया 11A + का 33 143 प्लस = 9B और ये आया 29 27। तेरा नाम 117 होता है ना, ठीक है, 117 हो गया। यहाँ पर 11A की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 9B और 143 उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये हुआ 13 में 7 गया 6 और यहाँ से 33 3 2 26। ठीक है, इक्वेशन 2 मेरे पास ये आ गई। इफ़ द परसेंट एज ऑफ C इज़ 11 ईयर्स लेस देन दैट ऑफ B। तो परसेंट एज C की कितनी है, 11 ईयर्स लेस है C से। इक्वेशन 3 ये हो गई मेरी। तो देन द परसेंट एज ऑफ C, तो C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब B - 11 मेरे को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ से A को एलिमिनेट करूँगा, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस पूरी इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन क्या आएगी मेरी, 77A = 55B + 66। और यहाँ से इक्वेशन ये वाली सेकंड आएगी 77A = 963B माइनस का ये आया 6 7 42 4 7 दूनी 14 4 18, तो 182। अब क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये से कट जाएगा। ठीक है, तो 0 = अब 55 में से 63 गया, कितना बचा, 5 3 8 8 भी बचा है, ये हुआ प्लस का
ये माइनस का आएगा, ठीक है, 8 भी माइनस का आएगा, और ये हुआ प्लस का, तो ये कितना बचेगा मेरा, 6 2 8, 8 से 14, 10 पाई 1, 248। तो बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 248 बटा 8, 8 या 24, 8 एकम 8, 31। तो बी की वैल्यू 31 आ गई, तो इससे सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, बी मतलब 31 माइनस का 11, तो ये हुआ 20। तो 20 हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। द फॉलोइंग टेबल्स रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस एंड द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who आर वेजिटेरियन, ठीक है। स्टडी द एंड आंसर द केयरफुली, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स इन क्लास 7th। तो क्लास 7th नहीं है, ये 12th है, ठीक है। 12th के अंदर हमें नॉन वेजिटेरियन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और उसके अंदर वेजिटेरियंस गिवन है। तो नॉन वेजिटेरियंस क्या होंगे, टोटल में से हम वेजिटेरियंस वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें सिर्फ 12th वाले स्टूडेंट्स का ही परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो नीचे कैलकुलेट नहीं करेंगे हम। तो नॉन वेजिटेरियन वैल्यू किसकी आ गई, 150 में से 105 गया, ये हुआ 45। तो 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास 12th के अंदर जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। तो उनका परसेंटेज कितना होगा, 45 बाई टोटल कितने हैं 150 इंटू में 100, तो ये हुआ 50 से जाएगा, 50 दूनी 100, 50 थी 150, तो ये हुआ 3 से जाएगा, 15 थी 45, और ये हुआ 15 दूनी 30। तो 30% स्टूडेंट्स इतने हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन है क्लास 12th के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ एंगल 4 P इक्वल्स टू 5 एंगल Q इक्वल्स टू 20 एंगल R, देन द वैल्यू ऑफ एंगल Q इज, ठीक है। तो हमें इक्वेशन गिवन है 4 एंगल P इक्वल्स टू 5 एंगल Q इक्वल्स टू 20 एंगल R। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको लेता हूँ, तो इससे मैं एंगल P एंड एंगल Q का रेशियो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, जब Q इधर आएगा तो ये 4 उधर जाएगा, तो 5/4, तो मतलब एंगल P की वैल्यू 5 होगी, तो एंगल Q की वैल्यू कितनी होगी, 4। ऐसे में क्या करता हूँ, इन दोनों का पेयर लेता हूँ, तो एंगल Q एंड एंगल R क्या होगा मेरा, ये होगा 5 चौक 20, जब यहाँ पर एंगल नीचे R आएगा ना तो 5 उधर जाएगा, तो ये होगा एंगल, ये R होगा 1, ठीक है। तो इससे सिंपली क्या हो गया, 5 4 1, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो टोटल मेरे पास एंगल कितना आ गया, टोटल एंगल्स का सम कितना आ गया, 5 + 4 9 + 1 10, तो टोटल 10 यूनिट आ गई। और 10 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगी, 180 को। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल के टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 10 की वैल्यू का एंगल्स का सम कितना है, 180। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब पूछ क्या रहा है, क्योंकि तो क्यों हमारे पास क्या है, 4, तो 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 72, 18 चौक 72, तो 72 डिग्री मेरा एंगल क्यों आएगा, ऑप्शन डी। इफ़ एन एम्प्लॉयज़ इनकम इज 72,000 देन द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन हिज सेविंग, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय की इनकम कितनी है मेरे पास, 72,000, तो जो वो स्पेंड करता है ना वो 40% हायर देन हिज सेविंग्स। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास, 2/5। तो अगर सेविंग मेरे पास 5 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर होगा 5 + 2, क्योंकि 40% हायर है ना तो 7 होगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेरे पास 7 आ गया, सेविंग यहाँ पर कितनी है, 5 है। तो टोटल इनकम कितनी आएगी, 7 + 5 12, क्योंकि इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर खर्चा प्लस जो बचत वही है इनकम, ठीक है। तो 12, तो 12 वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, 72,000 को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 12 के 72, 6,000, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है हमारे पास, सेविंग पूछ रहा है। सेविंग क्या है मेरे पास, 5, तो 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 6,000 से, तो ये हुआ 6 × 5 = 30, 30,000। तो 30,000 की उसने बचत कर ली, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो 45 डिग्री पे हमें पता है कि जो साइन थीटा है ना कोस थीटा के इक्वल होता है, तो मैं इसको या तो सारे साइन लिख लूँ या फिर सारे कोस लिख लूँ, ठीक है। तो साइन लिख लेता हूँ, साइन -2 साइन की पावर 4 अपॉन में 2 साइन की पावर 4 प्लस साइन की पावर 2, तो साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर अपॉन में 2 साइन स्क्वायर प्लस का 1। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करूँगा 1/2, तो ये हुआ 1 - 2 × 1/2,
अपॉन में 2 इंटू 1/2 प्लस का 1, तो 2 से 2 गया, ऊपर क्या है 1 - 1 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द नंबर इज डिविजिबल बाय, तो इस नंबर को डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर 5 दिख रहा है मेरे को, तो 5 के केस में क्या होता है, या तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 4 है, तो 5 से डिवाइड कभी नहीं होगा ये। तो ऑप्शन डी मेरा इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन 1 मेरा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब देख रहा है 3 और 6 से देखना है और 4 और 6 से देखना है, मतलब 3 से चेक करना है पहले। तो 3 से चेक करूंगा मैं, बट 3 से तो होगा ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, मतलब 6 में भी 3 है ना, तो 3 से डिविजिबल होगा ही, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे को 4 है ना, 4 ये यूनिक दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट यहाँ पर 4 है। तो 4 से चेक करता हूँ, तो 4 चेक करूँगा तो लास्ट के 2 डिजिट में चेक करूँगा 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वो वैल्यू चेक करो जिससे आंसर हम काट सकें, वो वैल्यू चेक मत करो जिससे हमारा आंसर सही हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द सेल ऑफ 2 काइंड्स ऑफ बाइसिकल्स B1 एंड B2 मैन्युफैक्चर्ड बाई ए कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years आर शोन इन द गिवन टेबल। ठीक है, B1 B2 के लिए गिवन है और इन 3 years के लिए गिवन है। फ्रॉम 2001 to 2003 द टोटल सेल ऑफ बाइसिकल्स B1 इज वॉट % ऑफ द टोटल सेल ऑफ बाइसिकल B2। ठीक है, तो हमें बाइसिकल B1 की जो टोटल सेल होगी ना वो कितनी होगी, 5 5 और 3 8 9 8 17 17 सलपाई 1 375, और बाइसिकल B2 की टोटल सेल कितनी होगी 6 4 10 1 10 1 2 2 4 2 6 600। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि B1 की जो टोटल सेल है ना कितना % है B2 का, तो मतलब 375 बटा 600 इंटू 100, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो ये होगा 2 0 से 2 0 गई, 6 से भाग दो डायरेक्ट, 6 5 30 6 36 1 6 दूनी 12, बचा हमारा 3 6 5 30, तो 62.5% मेरा क्या होगा आंसर होगा 62.5, मतलब ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ़ 3x + 2y = 10 एंड 2xy = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 2y। तो यहाँ पर हम कुछ सिमिलरिटी देखेंगे, यहाँ पर इधर भी 3x है, इधर भी 3x है, और इधर 2y है, इधर भी 2y है, तो ये सिंपली a + b है और ये a - b है। ठीक है, तो इस केस में क्या करूँगा मैं, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये होगा 9x² प्लस का 4y² प्लस का 4 × 12 12xy, इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास 100। ठीक है, और a - b मतलब इसका स्क्वायर कितना होगा 9x² माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4y² माइनस का 12xy। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू 9x² प्लस 4y² की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ, वो होगा 100 - 12xy, और वो इसमें पुट कर दूँ तो क्या होगा, तो ये आया मेरा 100 माइनस का 12xy माइनस का 12xy, तो ये कितनी वैल्यू आई 100 माइनस का 12 दूनी 24xy। अब हमें पता है 2xy की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ से पुट कर दो, तो 100 - 12 इंटू 2xy 7, तो ये हुआ 100 - 12 संतु 84, तो ये कितना आया 16। तो हमारे पास 3x - 2y का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 आई, इसका अंडर रूट कर दूंगा, तो ये हुआ 3x - का 2y = प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 4, ये वैल्यू आई हमारे पास। बट यहाँ पर बोल क्या रहा है 3x - 2y > 0 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वो होगा 4, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ t इज द वैल्यू ऑफ sin² t हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ tan t। ठीक है, तो sin² t किसके इक्वल होना चाहिए tan t के हाफ की वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको और सोल्व करूँगा, तो ये हुआ sin t अपॉन में cos t इंटू 2, तो sin t से एक sin t गया, तो ये कितना हुआ sin t इंटू cos t = 1/2। तो ये किस केस में होता है, या फिर मैं क्या कर दूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 sin t cos t = 1। 2 sin t cos t क्या होता है sin
2t इक्वल्स टू 1। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो 2t की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 90/2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। या तो ऐसे निकाल लो, 45 डिग्री आंसर होगा, या फिर सिंपली डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो। 4 ऑप्शन ये हमारे पास, जल्दी जल्दी पुट कर लेंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो ऑप्शन बी इस केस में हमारा आंसर होगा। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू ए सीरीज ऑफ डिस्काउंट 60%, 70% एंड 80% इज, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? D1 प्लस D2 माइनस का D1 इंटू D2/2, सॉरी 2 नहीं 100। तो यहाँ पर D1 इंटू D2/100। तो सबसे पहले मैं 60 और 70 का निकाल लेता हूँ। तो ये होगा 60 प्लस 70 माइनस का 60 इंटू 70/100। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये हुआ 130 माइनस का 6 7 42। तो ये हुआ 12 घटा देंगे 100 में से, तो 100 में से 12 घटा 88। तो 88% इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया। फिर 80% के साथ भी निकालते हैं, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 88 प्लस का 80 माइनस का 80 इंटू 88 अपॉन में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, यहाँ से कितना हुआ? 168 माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं 88 को 8 से, तो ये हुआ 8 8 64 6, 8 8 64 और 6 70 704। तो 1 जीरो नीचे, तो डेसिमल लगा देंगे, एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो 70.4। तो ये हुआ मेरा 97.6% मेरा आंसर आया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। The following table shows the number of students admitted in a university for higher education from 2010 to 2013. What is the average number of students admitted in the university from 2010 to 2013? तो एवरेज नंबर निकालना है हमें स्टूडेंट्स का 2010 से 2013 के अंदर। तो सबका एडिशन करते हैं, तो इनका टोटल क्या होगा? 0 5 4 9 9 और 7 16 16 और 8 24 2 4 2 6 6 और 5 11 11 और 3 14 14 और 6 20। तो 2040 मेरा क्या आया? टोटल आया। ईयर्स कितने हैं? 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसे एवरेज निकालने के लिए। तो 4 5 20, 4 एकम 4 0। तो 510 मेरा क्या है यहाँ पर? टोटल एवरेज आया। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर इज, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है? एक सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और एक पॉइंट गिवन है, कोई भी पॉइंट, लेट से ए पॉइंट नाम दे देता हूँ इसको, और इसको सेंटर को ओ। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? ये है 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ये मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा ना, तो ये हमेशा, और सेंटर से मैच करूँगा तो ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे कट करती है। और ये रेडियस होगी, रेडियस हमें पता है कितना गिवन है? 4। तो एक साइड मेरा ये जो ट्राइंगल बनाया ना, कौन सा ट्राइंगल बनाया? लेट से ये बी, ओ बी ए। तो यहाँ पर बी एंगल मेरा क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 4, और जो टेंजेंट की लेंथ है उसको एक्स मान लेता हूँ, और ये जो ओ ए हाइपोटेनियस है वो कितनी है? 10। तो सिंपली क्या लगाता हूँ मैं? पाइथागोरस इक्वेशन लगाता हूँ। तो 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। तो ये हुआ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस का 16, ये हुआ 84। एक्स की वैल्यू √84 आ गई। अब मेरे को पता है ये 21 चौक 84 होता है, तो ये हुआ 4 इंटू 21। 4 को बाहर लेके आऊँगा तो 2√21। तो 2√21 मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए कस्टमर पेज 975 इन इंस्टॉलमेंट, द पेमेंट इज डन ईच मंथ 5 रुपीज़ लेस देन द प्रीवियस मंथ। इफ़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज़, देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू पे द एंटायर अमाउंट। तो हमारे पास अमाउंट कितनी है? 975 रुपीज़ है। इसको हमें इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी कितनी जाएगी? 100 रुपीज़ की जाएगी। सेकेंड 100 माइनस 5, क्योंकि हर महीने वो क्या करता है? 5 रुपये लेस करते जाता है। तो ये हुआ 95, फिर हुआ 90, फिर हुआ 85, फिर ये हुआ डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? 0 तक। 0 तक ही जा सकता है।
क्योंकि उसके बाद में नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव का मतलब ये थोड़ी है कि वो लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और ये 0 तक नहीं जाएगा पहली बात, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कितने टाइम मतलब मंथ तक जा रहा है, उसको मैं टी डिनोट कर देता हूँ, या फिर एन भी डिनोट कर सकते हैं, बट यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स है तो टी से सही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में 975 किसके इक्वल होगा, ये एक एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 100, और जो डिफरेंस मेरा कितना है 5, माइनस का 5, ठीक है। तो ये हुआ t/2 ब्रैकेट में 2a, यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आया मेरा 2a कितना होगा 200 प्लस का n-1, n माइनस हमें पता नहीं है तो ये हुआ t माइनस का 1, और डिफरेंस क्या है मेरे पास माइनस का 5। तो इसे सोल्व करते हैं थोड़ा, तो ये हुआ 975 इक्वल्स टू t/2, ये हुआ 200 माइनस का 5t, और ये हुआ प्लस का 5। तो ये वैल्यू क्या आई मेरे पास, ये आई, 2 उधर भेजूंगा मैं, तो 2 उधर जाएगा, मेरा कितना होगा 0, 1 आया, 7 दूनी 14, 15 5 7 पाई 1, 9 दूनी 18, 19 1950। तो ये हुआ टी को अंदर लेके जाऊंगा तो 205t, 205t माइनस का 5t², तो 5t², या फिर मैं 5 से काट लेता हूँ इसे, तो 5 से कट करूँगा तो ये गया 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये हुआ 5 तिये 15, 4 बचा 5 नाम 45, 390। तो t² माइनस का 41t प्लस का 350 या 390 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो 41t है ना, 41 को इनको 2 पार्ट के अंदर करना है, डिवाइड करना है, जिससे इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 390 की इक्वल आई, ठीक है, और जो एडिशन होगा वो माइनस का 41 आई, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, तो लेट्स से मैं क्या लेता हूँ, तो एक मैं 15 ले लेता हूँ और दूसरा क्या लूँगा 26, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 15 × 90 9, 15 29 39, ठीक है। तो ये दोनों माइनस के, तो माइनस के मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 390 आएगा, और एडिशन करूँगा तो माइनस का 41 आएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू मतलब इन दोनों को पार्ट में ये कर सकता हूँ, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होता है इन दोनों का अपोजिट होता है, मतलब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये होगा 15 और 26। बट हम आंसर 15 लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा इधर से डिक्रीज़ होता आएगा 100 95 90 ऐसे डिक्रीज़ होके आएगा, तो पहला ही जो 15 मंथ होगा ना उसमें 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा यहाँ पर मतलब पूरा पे कर चुका होगा। अब 26 आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहले 0 तक जाएगा, फिर बाद में माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, ऐसे करके वापस कहाँ तक लेके जाएगा ये, मतलब फिर 0 कर देगा, ठीक है। मतलब ये पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर उसमें ऐड करेगा इस तरीके से। बट लेकिन हमें क्या करना होगा कि जो पहला ही जो जितने पहले मंथ आएंगे ना उसमें पहली बार 0 होगा, वही हमारा आंसर लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 15 मंथ मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट अनुबा सोल्ड हर स्कूटर फॉर 31,524 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो इस ऐसी प्रॉब्लम हमने लगभग 10 बार कर ली, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के अंदर, मतलब जितने पेपर्स हुए ना 2024 के, लगभग सब में ये प्रॉब्लम है, तो इस केस में हम क्या कर रहे थे कि हमें ओरिजिनल वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस बोल रहा है, तो ये 6th वैल्यू क्या है हमारी सेलिंग प्राइस, और 1 क्या होगा हमारा प्रॉफिट। हमें पता है एसपी की वैल्यू कितनी होती है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ से सीपी निकाल सकता हूँ, एसपी माइनस का प्रॉफिट, तो 6 माइनस का 1, या ये आया हमारा 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है मेरे को, ये होगा 1 किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, अपॉन में 5 × 100, तो ये हुआ मेरा 20%। तो 20% मेरा क्या आ गया यहाँ पर गेन परसेंट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो थैंक यू एवरीवन।